नक्श उसका बाप है। बस फिर क्या था, बेटे ने बाप को रिझाना चाहा। देखो, मुझे समझ आ गया है कि तुम काफी पावरफुल हो। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो मैं कॉम्बैट डिवीजन में तुम्हें हाई पोजीशन दिला सकता हूं। बोलो, क्या ख्याल है? जैकी की टोन में कॉन्फिडेंस नजर आया। नक्श ने तुरंत ही जैकी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं? बेटा, तू तो मेरा जूता उठाने लायक भी नहीं है। साले कमीने! इससे पहले कि जैकी अपनी भड़ास बाहर निकाल पाता, नक्श ने तुरंत ही उसकी छाती पर जोरदार लात से हमला किया। भाई साहब हवा में उछलते हुए सीधा दीवार से जा टकराए और जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून निकला। इससे पहले कि जैकी उठता या उठने का स्ट्रगल करता, नक्श ने तुरंत ही एक स्पेशल टेक्निक से उसका हाथ तोड़ दिया। वो एक हाथ से विकलांग हो चुका था। यह नजारा देखकर थॉमस और बाकी लोगों के होश उड़ गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैकी भाई का ये हाल होगा। पूरे कमरे में दर्द भरी चीखों का अंबार लग गया। तभी अचानक से एक आवाज सुनाई पड़ी, कौन हो तुम लोग? यहां पर क्या हो रहा है? उस आदमी को देखकर जैकी भाई में एक नई जान आ गई। थॉमस को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनका सेवियर आ गया हो। तुरंत ही एक 40 साल के आदमी ने उस कमरे में कदम रखा। ठीक उसके बाद थॉमस ने उस आदमी को पूरी कहानी का ब्यौरा दिया और सारा इल्जाम नक्श पर लगाया। तुमने कॉम्बैट डिवीजन के एक मेंबर को बुरी तरह इंजर्ड किया है और इस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। कड़क अंदाज में उस आदमी ने कहा, एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आपको इस तरह से गिरफ्तार करने का हक किसने दिया? तुरंत ही राहुल ने सामने आते हुए कहा, तुम कौन हो? डूमी चेहरे के साथ उस आदमी ने राहुल को देखा। मेरा नाम राहुल बिंद्रा है। एकाएक सभी शॉक्ड रह गए। तुम राहुल बिंद्रा हो? उस आदमी के चेहरे पर 12 बज गए थे। अभी वो लीडर शॉक से बाहर निकला भी नहीं था कि तभी अचानक से वहां एक और शख्स की एंट्री हुई। अरे भाई लोग, अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है तो मुझे भी मौका दें। उस शख्स ने तुरंत ही लीडर के मुंह पर एक पर्चा फेंका और उसके कदम नक्श की ओर बढ़े। क्या तुम ठीक हो? अगर तुम थोड़ा लेट आते तो पता नहीं क्या होता, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑफ कोर्स वो शख्स अमित खुराना के अलावा और कौन हो सकता है? खैर, वो पर्चा देखकर उस लीडर के तोते उड़ गए, आंखें बाहर आ गई और पूरा शरीर कांपने लगा था। पढ़ लिया? अगर पढ़ लिया है तो वो मुझे वापस दे दो। अमित अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ के मैटर्स अब मैं संभालूंगा, तुम यहां से जा सकते हो। लेकिन इस आदमी ने कॉम्बैट डिवीजन के मेंबर को सीरियसली इंजर्ड किया है। हमें इसे गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ करनी चाहिए। तुरंत ही लीडर के मुंह से ये शब्द बाहर आए। ऑफ कोर्स वो अपने साथियों को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता था। Need equipment. तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये कैपिटल एम्पायर के हायर अप्स में से एक है। इन्हें ऑफेंड करने की सजा जानते हो ना? अमित के मुंह से निकले उन शब्दों ने एक बार फिर से सबको स्टंट कर दिया। खैर, अमित को उसके आगे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और उस लीडर को भी दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। लीडर के वहां से जाने के बाद अमित ने तुरंत ही जैकी की ओर देखा, जो घायल अवस्था में अभी भी जमीन पर पड़ा था। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने कैपिटल एम्पायर के हायर अप को ऑफेंड किया है और इस जुर्म में मैं तुम्हें एक्सपेल करता हूं। ध्यान रहे, अब तुम्हारे मुंह से कॉम्बैट डिवीजन या कैपिटल एम्पायर का नाम तक नहीं निकलना चाहिए। जैकी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो जानता था कि उसने कांड किया है, लेकिन अमित की बात सुनकर फाइनली नक्श को यह पता चला कि कॉम्बैट डिवीजन भी कैपिटल एम्पायर का ही ग्रुप है। मॉन्टी, देख क्या रहे हो? चलो शुरू हो जाओ, अब समय आ गया है कि तुम अपना बदला पूरा करो। मीनिंगफुल अंदाज में नक्श ने कहा। मैं ये कैसे? इससे पहले कि मॉन्टी कुछ बोलता, नक्श ने तुरंत ही उसके हाथ में तलवार थमा दी। अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि इन लोगों ने तुम्हें कितना ह्यूमिलिएट किया है, तुमसे तुम्हारा क्या कुछ छीना है। एकाएक नक्श की बात सुनकर मॉन्टी फ्लैशबैक में चला गया। उसे बीते सालों की सारी बातें याद आने लगी। कुछ ही सेकंड्स में उसका खून खौल उठा। जैकी, कमीने, तेरे जाने का टाइम आ गया है। तलवार के साथ मॉन्टी जैकी की तरफ बढ़ा। सभी की आंखें मॉन्टी पर टिकी हुई थी। उसका बदला हुआ अंदाज सभी को चौंका रहा था।
हालांकि मॉन्टी ने बदले की भावना को पूरा इस्तेमाल करते हुए तलवार उठाई और जैकी की जान लेनी चाहिए, लेकिन अंत में वो तलवार उसके हाथ से छूट गई। मॉन्टी, तुम गुस्से में बहने वाले इंसानों में से नहीं हो। पता नहीं नक्श क्या परखना चाहता था, लेकिन वो मॉन्टी को देखकर बहुत खुश था। जो मॉन्टी नहीं कर सका वो नक्श ने किया। नहीं, नक्श ने जैकी को जान से नहीं मारा, लेकिन उसे पूरी तरह से विकलांग कर दिया। दूसरी तरफ सूरत के भानुशाली ग्रुप में अनिका, रवीश और बाकी सब लोग चिंतित अवस्था में बैठे थे। नटराजन मर चुका था और बॉन्ड के पेपर्स भी गायब थे। एंटरटेनमेंट मीडिया से अनिका पर बहुत प्रेशर था और नटराजन की प्लानिंग से सब अनजान थे। अनुप्रिया सावेरी, शिवानी और बाकी एक्ट्रेसेस के पीछे कंपनीज हाथ धोकर पड़ी थी। ज्यादा समय तक इस मैटर को रोका नहीं जा सकता था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्चित मल्होत्रा ने अपनी चाल चली और भानुशाली ग्रुप के नए एंटरटेनमेंट हेड की अपनी दावेदारी पेश की। चूंकि अर्चित बहुत पुराना एम्प्लॉय था और काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए अनिका को ग्रीन सिग्नल दिखाने में ज्यादा समय नहीं लगा। Need equipment. हालांकि कोई नहीं जानता था कि अर्चित कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन अंतिम भानुशाली को देने वाला है। खैर, जैसे ही अंतिम को यह खबर मिली, वैसे ही वो खुशी से झूम उठा। वैसे वो इस समय कुशल अग्निहोत्री के साथ ही बैठा था। क्या तुम्हारा वो आदमी रिलायबल है? आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर, चिंतित अंदाज में कुशल ने कहा। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? टाइम इज द बेस्ट प्रूफ, सीरियस अंदाज में अंतिम ने कहा। क्योंकि अब मेरे आदमी का प्लान कामयाब हो गया है, तो अब समय आ गया मैं तुम्हारे साथ कुछ कंडीशंस डिस्कस करूं। तुरंत ही कुशल ने कहा, कंडीशंस? रियली? बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस भानुशाली ग्रुप अक्वायर करते ही 40% शेयर्स मेरे नाम हो जाने चाहिए, शातिर मुस्कान के साथ अंतिम ने कहा। ओह, 40%? और अगर मैं ना दूं तो? कुशल के चेहरे पर भी शातिर मुस्कान देखने को मिली। कुशल, तुम ये मत भूलो कि अर्चित मेरा आदमी है। जैसे ही मैं उसे कहूंगा कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, वैसे ही तुम इस प्लान